तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर शुभ उपाध्याय और मैं वापस आ गया हूँ हमारा जो केमिस्ट्री का जो सीरीज चला था क्लास 10th का, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके, और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका आज लेक्चर नंबर 2 होगा। और डेफिनेटली यार लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही सुपर फन और सुपर इजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को एकदम किल कर दिया था। आज हम वापस से लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। ओके, सो हमने यार प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था, ठीक है, कि एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाकई में होता क्या है, ठीक है। और यार मैंने बैलेंसिंग बता भी दी थी कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। डेफिनेटली हमने केवल एग्जांपल लिया था जो हमारा था H2 + O2 गिव्स यू H2O, ऐसा वाला हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। और हमने फिर बैलेंसिंग की थी, यहाँ हमने 2 लगाया था, फिर यहाँ हमने 2 लगाया था, तब जाके हमने नंबर ऑफ क्या एटम्स कैलकुलेट किए थे। तो ये जो पता चला था, ये पता चला था कि ये हमारा फाइनली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। खैर ये तो प्रीवियस वीडियोस की बातें थी। अब हम इस वीडियो में लेके आए हैं, ठीक है, हमारा नया कॉन्सेप्ट, जो आगे की चीज़ है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो हमारा 3 टर्म था, ये कल की वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाया था, क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी थी, इस वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था बैलेंसिंग तक। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब आगे जो 3 टर्म आया उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। अभी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने केमिकल इक्वेशन कल लिखा था ऐसे वाला, ठीक है, Zn + H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 + H2। मैंने ये वाला इक्वेशन कल लिखा था, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ क्या किया था, एलिमेंट्स के नाम लिखे थे। जैसे कि Zn जो यहाँ हो गया, ये हमारा है ना एक एलिमेंट हो गया। H2SO4 ये हमारा जो एक कंपाउंड हो गया है ना। फिर यहाँ जो हमारा कंपाउंड बना था ZnSO4, और यहाँ हमारा H2। तो इसमें सिंपली हमने बस क्या किया था, अभी सिंपल सा इक्वेशन लिखना सीखा था, ठीक है। अभी यार इक्वेशन में तो और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि उसका स्टेट क्या है ना, उसमें कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर उस रिएक्शन को करने के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी है। यार ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी तो उसके वजह से अगर हम उस पूरे तरीके से एक इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो अगर हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने इक्वेशन में लिखना सीख जाएं, और तो एग्जामिनर चेक करेगा, तो हमको क्या होंगे, बेटर मार्क्स मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम एक केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसका 3 वे हमारे पास है। पहला है बाय इंडिकेटिंग देयर फिजिकल स्टेट ऑन बोथ साइड। अभी ये फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है, फिजिकल स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि हमने क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 तरह के जनरल 3 तरह के स्टेट्स को हमने देखा था, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी यार एलिमेंट भी है, वो कुछ ऐसे स्टेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्टेट इसमें ऐड हो जाएगा जो आप समझ लीजिए। सॉलिड, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसको हम सिंपली एस से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एस से लिखेंगे, ठीक है। अगर वो लिक्विड होता है तो डेफिनेटली हम एल लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो गैसियस होता है ना, यानी वो गैसियस स्टेट में अगर होता है तो हम सिंपली जी लिखेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा एक और जान जाइए कि सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन है ना, वो होता है डेफिनेटली क्या होगा, सॉल्यूशन हैगा तो उसके अंदर पानी की मात्रा होगी। तो सॉल्यूशन जो होता है उसको हम AQ से डिनोट करते हैं, AQ, ठीक है। तो ये 4 डिनोशन फिलहाल आप सीख लीजिए, और अगर ये 4 डिनोशन आपको आ गए तो आप डेफिनेटली एक इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा सुंदर दिखने वाला इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के लिए सिंपली सीख लीजिए, हम S लिखेंगे, लिक्विड के लिए हम L लिखेंगे, गैसेस के लिए हम G लिखेंगे, या फिर जो भी कंपाउंड होगा या जो भी सोल्यूशन होगा उसके लिए हम एक्वस यानी AQ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इतनी बातें हमने जान ली, ठीक। अब हम जरा सा एग्जाम्पल भी तो देखें, है ना। तो पहला जो फैक्टर है उस पर जरा सा एक एग्जाम्पल देखें। अच्छा, मैंने कल क्या किया था, एक इक्वेशन बताया था, है ना, जो स्टार्टिंग का इक्वेशन बनाया था वो वाला, उसमें हमने देखा था कि जो जिंक है वो रिएक्ट करता है H2SO4 से, और हमको देता है क्या, ZnSO4 + H2, ठीक है। जिंक जो है वो रिएक्ट करता है H2SO4 से, हमको क्या देता है, ZnSO4 एज अ रिजल्ट, और प्लस H2 साथ में, ठीक। अब जिंक जो है वो क्या, डेफिनेटली एक मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, तो मेटल सर सॉलिड होते हैं, ठीक है। जिंक जो होगा वो सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। अब H2SO4 सिंपली क्या होता है, ये एसिड होता है, ठीक है, सल्फर एसिड इसको पढ़ते हैं, और ये सिंपली एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो भी एसिड वेसिड होगा, है ना, उसके लिए हम AQ यानी एक्वस यूज करेंगे। तो ये क्या है, एक एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है,
ठीक है। मेटल है तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, ये हमारा एक क्या है एसिड है तो ये डेफिनेटली एक एक्वस स्टेट में होगा, ठीक। ZnSO4 ये भी हमारा क्या बना, एक कंपाउंड बना है ना, तो सिंपली ये भी क्या होगा हमारा एक्वस स्टेट में होगा, है ना, एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो जल्दी मैं लिख रहा हूं। और H2 यानी सिंपली क्या है हाइड्रोजन, हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, तो सिंपली ये कौन से स्टेट में होगा, ये हमारा होगा सर गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट के लिए हम क्या लिखते हैं G लिखते हैं, ठीक है। तो हमको सबका पहले स्टेट जानना है, ठीक है। जिंक जो है मेटल है तो सॉलिड होगा, H2SO4 एक्वस है ना, तो वो AQ लिखेंगे, ठीक है। ZnSO4 भी एक्वस एक सोल्यूशन बना, एक कंपाउंड बना, तो हम मैंने बताया अभी कंपाउंड हो या फिर सोल्यूशन हो उसके लिए हम AQ लिखेंगे, ठीक है। और गैस यानी हाइड्रोजन हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस यानी कि उसको हम क्या लिखेंगे G लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो सर अब पूरा इंफॉर्मेशन आखिर लिखे कैसे, ठीक है। सिंपली लिखने का तरीका एक ही है, जैसे अगर मैं Zn लिखूं तो उसके आगे आप क्या लिख दो S लिख दो, इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। प्लस दूसरी चीजें क्या थी H2SO4, अभी बताया H2SO4 के लिए हम एक्वस यूज करेंगे, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा, एक सेकंड ये मैंने Q पहले लिख दिया, इसको थोड़ा सा इरेज करूं, तो ये जो होगा है ना इसके लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे AQ, है ना, एक्वस, ठीक है। दिस गिव्स यू ZnSO4, अब ZnSO4 एक कंपाउंड है ना, तो डेफिनेटली कंपाउंड के लिए हम एक्वस यूज करेंगे, तो उसके लिए हम एक्वस यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। प्लस H2 मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये देखो कितना सुंदर सा ये इक्वेशन हमारा लग रहा है ना, जिंक सॉलिड है तो उसके आगे हमने S लिख दिया, H2SO4 एक सोल्यूशन है एक एसिड है तो उसके आगे हमने क्या किया एक्वस लिख दिया, ZnSO4 एज अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट हमको मिला तो उसके लिए आगे भी हमने क्या किया, कंपाउंड है तो एक्वस लिख दिया, ठीक है। और H2 डेफिनेटली हाइड्रोजन एक गैस होता है तो उसके सामने हमने गैस लिख दिया, तो देखो ये कितना सुंदर सा इक्वेशन हमारा लग रहा है। अगर हमने क्या किया कि इसके आगे हमने अगर उसके स्टेट को भी लिख दिया, बोथ साइड मतलब कि रिएक्टेंट वाले साइड भी, है ना, रिएक्टेंट वाले साइड भी हमने लिख दिया और डेफिनेटली प्रोडक्ट वाले साइड भी हमने ये चीजें लिख दी, ठीक है। तो कितना अच्छा लगने लगा, है ना। तो पहला स्टेप हमारा यही था, आई होप पहला वाला जो है वो तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे तरीके की अगर बात करूं, दूसरे तरीके में क्या गिवन है, दूसरे गिवन है कि बाय इंडिकेटिंग देयर हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी रिएक्शन में मान लो हीट रिलीज हो रही है ना, या फिर अगर उस रिएक्शन को करने के लिए अगर हमको हीट देना पड़ता है ना, तो हीट रिलीज हो रही है फिर हीट देना पड़ता है, तो सर उसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, आइए उसको भी सीखते हैं। अब इसमें ना यार दो फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है ना। हीट चेंज के बेसिस पे दो रिएक्शन हमारे पास आते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, RXN लिखना हो रिएक्शन को, ठीक है। और दूसरा होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी यार थोड़ा थोड़ा चीजें इन दोनों रिएक्शन के बारे में जाने तो सही ना, कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। सिंपली ऐसे याद रखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है ना, जिसमें कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन को हमें आगे बढ़ाना है ना, यानी कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन को हमें फीजेबल बनाना है ना, जैसे कि अगर हमको मान लो कोई रिएक्शन कराना है, तो अगर उस रिएक्शन को कराने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है ना, सॉरी हीट देनी पड़ रही है, तो जब हीट जो हो, ठीक है, हीट हमको क्या करे देनी पड़े, यानी कि हीट जो हो वो ऑब्जॉर्ब हो, हीट जो हो वो क्या हो एब्जॉर्ब हो, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन कराने के लिए अगर हमको हीट देनी पड़ रही है, यानी कि सिंपली हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा, रिएक्शन में, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब कि बाहर निकलना, अब नाम है एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना और थर्मिक मतलब हीट। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है अगर वो रिलीज हो रही, सिंपली ध्यान दीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, रिएक्शन होने के बाद अगर हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे आज से कि एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, मतलब कि सिंपली हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, है ना, तो हीट रिलीज होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन जरा सा हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख ले। तो अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है, तो इसका जरा सा हम डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा दोज रिएक्शंस, मैं RXN लिख रहा हूं आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच heat is absorbed, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसको हीट क्या हो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो, यानी कि हीट हमको देनी पड़े, तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डेफिनेटली सर एक्सोथर्मिक बोलेंगे। आई होप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये जो नया टर्म था ये आई होप आप सबके लिए डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सर जरा सा एक एग्जांपल दे दीजिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल नहीं समझेंगे तो ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जरा सा हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब यार एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें हमको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। याद रखिए, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 जिसको लिखते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, है ना, तो ये सिंपली टूट जाता है सब्सटेंस में, ये सिंपली टूट जाता है ऐसे सब्सटेंस में, ठीक है, जो क्या बनाता है CaO, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं यानी हीट एनर्जी देते हैं तो वो दो कंपाउंड में टूट जाता है, दो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो जब भी हम CaCO3 को हीट करते हैं तो हमको CaO एज अ प्रोडक्ट मिलता है और CO2 एज अ सेकंड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बैलेंसिंग छोड़ रहा हूं आप पे, ठीक है, क्योंकि आपने बैलेंस करना सीख लिया है वीडियोज में, ठीक है। तो ये था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल। अभी सर एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल बनता है ना, हमने तो एंडोथर्मिक का देख लिया कि हम हीट देंगे CaCO3 को, है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 में, ठीक है। अब यार स्टूडेंट, इससे ना स्किप नहीं किया जा सकता है यार, आपको तो ऐसे फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिखते कैसे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लिखते कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते कैसे हैं। क्लास 10th में कंपाउंड लिखने का, है ना, बताया गया है ट्रिक, आप उसमें जाके क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, जैसे वैलेंसियम क्रिस क्रॉस मेथड करके यूज करते थे। यार जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाओ एक बार रिवाइज मार लो, है ना। क्लास 9th का जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल वाला, उसमें चीज़ें बताई गई हैं, है ना, कि कैसे कोई भी किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं, ठीक है। आयंस के थ्रू आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड वाला, ठीक है। तो यार इससे तो आप बच नहीं सकते, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो देखो मुझे पता था CaCO3 तो मैंने लिख दिया, है ना, इसका फार्मूला। आप कुछ फार्मूले को जाके याद कर सकते हैं ना, क्लास 9th में एक टेबल दिया, उस टेबल को बस पढ़ लीजिए, आपको आयन एक्सचेंज करने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जांपल था, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल था। अब हम जरा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। आपने तो एंडोथर्मिक एग्जांपल दे दिया सर कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो CaO और CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। अब बारी आई हमारी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखने की, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी सर एग्जांपल दे दीजिए। एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या हो, रिलीज्ड हो, ठीक है। तो आइए अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सिंपल सा एग्जांपल दूं, है ना, तो सिंपल सा एग्जांपल इसका ये बनता है कि अगर कार्बन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूं, है ना, तो ये हमको CO2 मिलता है ना। कार्बन को अगर मैं जलाऊं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस उसके साथ हीट जो है वो रिलीज होती है। अभी देखो रिएक्शन यहां हुआ, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2, ठीक है, और साथ में रिलीज हुई, तो मैंने हीट को लिखा कैसे, प्लस करके हीट को लिख दिया, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला है और साथ में हमको हीट भी मिली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा और मैंने हीट लिख दिया। इसका मतलब कि हीट जो है वो यहाँ रिलीज हुई है, हीट जो है वो यहाँ रिलीज हुई है। और आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक इक्वेशन है या फिर एक्सोथर्मिक इक्वेशन। डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड हमने हीट को लिखा है ना। हमने पिछले जो हमने अभी एंडोथर्मिक एग्जांपल लिया था उसमें मैंने इधर हीट लिखा था, है ना, इधर रिएक्टेंट साइड में हीट लिखा था, लेकिन इस बार मैंने प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा है। और इससे क्या पता लगता है कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में हमको हीट भी मिलेगी, है ना। तो यहाँ हीट जो है वो सिंपली हीट रिलीज हुई है, ठीक। ओके, सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम जरा सा अपने थर्ड पॉइंट पे चले। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो आ गया वो आया बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसके कहने का क्या मतलब है यार, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, है ना, जिनको एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमको कराना पड़ता है ना। मतलब कि क्या होगा कि ऐसा कंडीशन होगा तभी वो रिएक्शन फीजिबल होंगे, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेंगे, वरना वो रिएक्शन नहीं होंगे। तो
इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। अगर किसी रिएक्शन में अगर कंडीशन पता लगता है ना, कंडीशन अगर जरूरत पड़ता है तो सर कैसे लिखेंगे, हम वही सीखेंगे अभी, ठीक है। तो बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं सिंपली अपने फोटोसिंथेसिस का, है ना, उप्स कहाँ गया वो, ये रहा, हाँ ये रहा। अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारा जो सिंपली फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, सबने पढ़ा हुआ है यार, फोटोसिंथेसिस क्लास 8 में भी इसका फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन था, है ना। तो फोटोसिंथेसिस वाला जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें सिंपली क्या होता है, उसमें सिंपली 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्लस 6 क्या था, 6 CO2 था, और हमारा 6 क्या था, H2O था, है ना। 6 CO2 था प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल था, और ये जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये होता है। हमने क्लास 8 में चीजों को देख लिया है ना। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन होता है, और इससे हमको क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट, C6H12O6 और प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं, ठीक है। इसी को हमने स्टार्च बोला था, है ना, ये ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखो तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी। और मैंने अभी बताया कि कंडीशन जो है उसको कैसे लिखेंगे, तो ये एरो है, एरो के ऊपर मैंने सनलाइट लिख दिया और नीचे मैंने दूसरा कंडीशन लिख दिया, दैट इज क्लोरोफिल। तो कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कि कुछ ना कुछ आगे हम पढ़ेंगे तो कैटलिस्ट वगैरह का ऑप्शन आएगा, है ना। तो कैटलिस्ट वगैरह भी यूज्ड होते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट वगैरह को हम ऐसे ऊपर इक्वेशन में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी आई होप ये जो रिएक्शन है इसके वजह से आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरे पॉइंट में कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया कि स्टेट आप लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। दूसरा मैंने बता दिया कि हीट जो है वो दो तरीके से होगी, है ना। हीट के बेसिस पे दो तरीके के इक्वेशन रिएक्शंस आते हैं, एक होता है हमारा एंडोथर्मिक, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, ठीक है। हमने एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखा, हमने एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखा। अब हम थर्ड पॉइंट देखें कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर होते हैं। जैसे अगर मैं अपना फोटोसिंथेसिस वाला बात किया तो सनलाइट और क्लोरोफिल, अब लिखेंगे कैसे, तो एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल। मैं लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे एक इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, ठीक। ओके, सो ये वाला स्लाइड में पूरी चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक यही कंप्लीट था, ठीक है, इस स्लाइड के अंदर। अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे आए। अब हमारा जो टॉपिक आया दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ से आपका सच बताऊं तो मेनली आपका यहाँ से चैप्टर, असली चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। अभी यहाँ यार एक देखो एक केमिकल रिएक्शन मुझसे छूट गया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद आप डी कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। सॉरी चाहता हूँ इसके लिए, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, ये थोड़ा सा स्लाइड बनाते वक्त दिमाग में नहीं आया और मैं छूट गया मेरे से, ठीक है। तो पहला रिएक्शन जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन है, तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट है, चौथा हमने अभी लिखा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा हमारा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम मिला के रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम सारे इक्वेशन सारे रिएक्शंस को देखेंगे, है ना। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही जो आपका मेन बेसिस चैप्टर जो है वो इन्हीं सभी रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। आप 3 स्टार लगा लीजिए और यहाँ से आप एकदम कॉन्शियस होकर लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नाम ही है यार कि कॉम्बिनेशन मतलब कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है, कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है। आओ जरा सा डेफिनेशन पढ़े। तो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance is called combination reaction। देखो सिंपल सा डेफिनेशन है यार कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ कंबाइन हो और कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आओ जरा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक नया स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते जरा सा उसका, ठीक है। हम कुछ बेसिक से पहले, ठीक है, पहले बेसिक से एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम आगे जो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली उसको देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने जाना क्या होगा कि मान लो अगर ए कोई है ना एलिमेंट, प्लस बी कोई एलिमेंट है और ये कंबाइन होके सी हमको एलिमेंट दे रहा है। तो मैंने अभी बताया कि 2 or more than 2 क्या हो, 2 or more than 2 एलिमेंट है ना, यहाँ 2 एलिमेंट है। तो ये 2 एलिमेंट आपस में ए और बी कंबाइन हो गए और कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस हमको दिया, न्यू सब्सटेंस, है ना।
तो ऐसे इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? तो हम इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे यार नाम ही है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या होगा? कंबाइन होंगे दो चीजें, ठीक है। अब जैसा एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं जरा सा सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आ जाओ। सिंपल सा एग्जांपल जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन वाला किया था उसी का लेते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने क्या किया था? Mg, है ना, Mg मैग्नीशियम। और अब हम थोड़ा सा साथ में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो Mg जो है वो एक सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको S लिख दिया, ठीक है। प्लस उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया था, है ना। और डेफिनेटली ऑक्सीजन था तो हम क्या करेंगे? गैसियस, ऑक्सीजन एक गैस होता है तो आगे हम क्या लिख देंगे? G लिख देंगे, ठीक है। मैंने एरो बनाया और हमको एज ए रिजल्ट मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमको एक पाउडर के फॉर्म मिला था, मतलब कि ये भी एक क्या था? सॉलिड था, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो आ जाओ इसको बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया, है ना। लेकिन सिंपली मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ मैं अगर 2 लगा दूं तो अब देखो, अब ये जो रिएक्शन है ये हमारा एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। ये एक हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हमने यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला वो सिंपली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सिंपली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था जिसमें मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस दिया और इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 ले लो, सिंपली ले लो यार, वाटर का ले लो, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। अब आप खुद बताओ क्या इक्वेशन बैलेंस है? आप कहोगे बिल्कुल बैलेंस नहीं है सर, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए, अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किस स्टेट में होता है? आओ इसके स्टेट लिखें। तो ये हाइड्रोजन गैस है तो गैस स्टेट में होगा, ये ऑक्सीजन है तो ये भी गैस स्टेट में होगा, तो आगे जी लिख दो। और ये पानी सिंपली लिक्विड स्टेट में होता है तो इसको L लिख दो। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये भी हमारा क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस यानी हमको पानी एज अ रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो गैस और लिक्विड ये इनके स्टेट हो गए। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इक्वेशन लिखना सीख लिया और हमने कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। अब हम जरा सा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको डेफिनेटली जैसे जैसे है वैसे याद करना है। यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री मगअप वाली चीज़ है। मगअप मतलब कि आपको याद करना है बाई हार्ट, ठीक है। तो आप ध्यान से इन इक्वेशन को देखिए, एक बार समझिए और कोशिश करिए कि अपने दिमाग में उतार ले, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाइग्रसली का मतलब कि बहुत ही तेज, वाइग्रसली का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। क्या हो? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, यानी वाइग्रसली मतलब कि बहुत तेज, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, है ना, तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो एक सॉलिड स्टेट में होगा तो मैंने S लिखा है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, पानी का फार्मूला होता है H2O, और ये दोनों जब कंबाइन हुए तो क्या बनाए? CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमको एज अ प्रोडक्ट मिला, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ इसमें देखो, इसमें तो हमने जब देखो कैल्शियम ऑक्साइड को ऊपर से देखो ये गोली आएगी, अभी ऊपर से मैंने एक टुकड़ा डाला और ये देखो इसके बाद ये जो हीट जो है वो यहाँ रिलीज होने लगी है, ठीक है। इस फिगर में देखो आप, तो ये एक बहुत ही वाइग्रसली रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड सिंपली याद रखो, इसको ना हम क्या बोलते हैं कि इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम सिंपली आप चूना देखे हो ना, चूना, है ना, जो पेंटिंग के लिए चूना यूज होता है तो पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है ना, याद है? हाँ सर, अब याद आ रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है CaO, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और CaO जो होता है ना, CaO ये क्या होता है? व्हाइट वाशिंग में। व्हाइट वाशिंग का मतलब जैसे हम व्हाइट पेंट लगाते हैं ना तो हम चूना लेके आते हैं ना, किसी भी वॉल को पेंट करने से पहले क्या होता है? व्हाइट का एक लेयर, व्हाइट चूने का एक लेयर चढ़ा जाता है, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है ना। तो वो जो चूना का जो पाउडर आता है ना पहले, है ना, चूना, उसी को हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। उसका फार्मूला होता है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब हम उसको पानी में मिलाते हैं, है ना, पेंटिंग करने के लिए, है ना, व्हाइट वॉशिंग करने, जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, और जिसका फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। अच्छा ओके, जैसा पॉइंट पढ़ो,
है ना, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा सा उसको पढ़ो, ठीक है। हमने रिएक्शन तो देख लिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोक्साइड, सॉरी कार्बन हाइड्रोक्साइड नहीं, फिर से एक बार और गलती हुई, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पहला पॉइंट रिएक्शन को देखिए क्या पता चला, पहला पॉइंट ये पता चला, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डेफिनेटली लिख लेने चाहिए अपने नोट्स में। सिंपली इसी वे में नोट्स बनाओ, जैसे मेरा यहाँ जो आपको लेक्चर चल रहा है इसी लेक्चर वे में नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट यार, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को अटेंड कर लेते हो, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट कवर किया है, मैं छोड़ नहीं रहा, ठीक। तो पहली चीज क्या पता चली रिएक्शन को देख के कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और डेफिनेटली यहाँ जो वीडियो दिख रहा है इसमें पता भी लग रहा है कि हाँ सर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, द सब्सटेंस विच वी यूज इन आवर होम इज व्हाइट वॉशिंग। मैंने बताया अभी कि जो चूना होता है ना, चूना एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। मैं बता दूं अगर अच्छे से, ठीक है, आप देख लो। तो एक ऐसा सब्सटेंस है ना जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, यहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, है ना, ऐसा सब्सटेंस जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है ना। और उसका फार्मूला क्या होता है, क्विकलाइम, उसको बोलते हैं क्विकलाइम, और उसका फार्मूला होता है CaO। वो एक पाउडर फॉर्म में होता है, अभी आप, है ना, जब आप चूने खरीद को लाते हो तो पाउडर फॉर्म में होता है। बाद में हम इसमें क्या करते हैं, बाद में हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी ऐड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिएक्शन होता है ना, और एक व्हाइट सॉलिड बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अभी जब आप पानी डालोगे उसमें ना, है ना, जब आप पानी डालोगे उसमें तो वो जो है उसके अंदर कुछ टुकड़े बचे होते हैं, वो पूरी तरह से घुला नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम पानी डालते जाएं तो फर्दर अगर हम वाटर को ऐड करते जाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और वो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें देखो, जब हम पानी डालते गए तो वो एक पूरा ऐसे व्हाइट, एक पेंट की तरह व्हाइट तैयार हो गया, देखो, है ना, ऐसा ये आपको वीडियो में दिख रहा है ना। तो ये जो है ये हमारा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये जो वीडियो में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड बाजार से लाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, याद कर लीजिए, इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। सीबीएसई क्वेश्चन पूछ देगा कि नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। आप सिंपली क्या लिखोगे, द सब्सटेंस इज क्विकलाइम एंड व्हिच केमिकल फार्मूला इज CaO, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो चूना होता है उसको हम पानी में डालते हैं ताकि हम क्या करें, एक पेंट बनाए, व्हाइट कलर का पेंट बनाए, है ना। तो पानी में जब हम उसको घोलते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है COOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अगर हम थोड़ा सा पानी डालें तो वो अभी सॉलिड फॉर्म में होता है ना, पूरा कंप्लीटली वो घुला नहीं होता है। लेकिन अगर हम और पानी डालते जाएं, यानी फर्दर अगर हम पानी डालें तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो थोड़ा सा जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, जो अभी यहाँ बना है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, और ये पूरा एक व्हाइट पेंट की तरह ऐसा रेडी हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो बाद में जब हम पानी डालते हैं ना तब जाके वो एक पेंट करने लायक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होता है ना। पेंट डेफिनेटली लिक्विड होना चाहिए, और पानी जब हम बाद में डालते हैं तो एक लिक्विड की तरह तैयार होता है, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, अब उसी जो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है, अब इसको हम क्या करते हैं, दीवार पे लगाते हैं ना। जब हम इसको दीवार पे लगाते हैं, है ना, तो अब डेफिनेटली पेंट करना है, पेंट करने के लिए हमने पेंट तो तैयार कर लिया, अब उसको हम दीवार पे पेंट करने के लिए दीवार पे लगाएंगे। जब हम दीवार पे लगाते हैं तो जो हमारा दीवार होता है ना, डेफिनेटली उसके अंदर एयर है, ठीक है, और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब भी हम दीवार पे लगा देते हैं तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, उसके साथ रिएक्शन करने लगता है। तो CaOH होल ट्वाइस जो है ये बाद में CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एज ए प्रोडक्ट हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और मैं यहाँ थोड़ा सा आगे मिटा दूं ताकि ये इक्वेशन और अच्छे से आप यहाँ देख सके, ठीक है, ठीक है, CaCO3, ठीक है, प्लस क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल हमको बाहर मिलता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में क्या रिलीज करता है, पानी रिलीज करता है, ठीक है। तो जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को वॉल पे पुट करेंगे, है ना, तो वॉल में क्या है, एयर है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसके बाद ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये मैंने जो यहाँ लिखा वो रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से ही हमारे जो दीवार में है जो व्हाइट कलर की शाइनिंग जो आ जाती है, पेंट कर देने के बाद जो व्हाइट कलर की जो शाइनिंग आ जाती है वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट से ही,
ठीक है। आई होप काफ़ी ज़्यादा डेटा इस स्लाइड में आपको मिल चुका है, लेकिन आपको ऐसे डेटा को याद रखना है, ठीक है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है, ऐसे याद कीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस मिलेगा। अब ये CaOH होल ट्वाइस जो है, इसमें अगर हम पानी डालते रहें तो ये हमारा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार करेगा। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम जब दीवार पे पेंट के लिए लगाते हैं तो दीवार में एयर होता है ना, और एयर के अंदर CO2 मॉलिक्यूल होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल के साथ बाद में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है CaOH होल ट्वाइस, वो क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में पानी रिलीज होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें याद करने वाला मेनली डेटा यही है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, CaO। और साइनिंग, जो वाल पे जो साइनिंग आती है वो किसकी वजह से आती है, तो सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। सिंपली किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। तो बहुत सारा डेटा है इसमें, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप सुनिए, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिए और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं वापस से अगर फर्दर इक्वेशन लिख दूं, है ना, तो वो कुछ वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और CaCO3 बनाता है और साथ में पानी रिलीज करता है। ये जो CaCO3 है, इसी के वजह से दीवार में हमारी वाइट कलर की शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। शाइनिंग आ जाती है, शाइनिंग वाल है ना, वाल को साइन करने में कौन मदद करता है, CaCO3 जो हमारा कंपाउंड बना है, ठीक है, इसी की वजह से, ठीक है। सो ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा क्या है, दूसरा देखें तो दूसरा जो है, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। यार मैं बोला ना आपको कि सिंपली ये चीज़ आपको याद रखनी है यार, इसमें आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्लास 9th में आप जाइए, सीख लीजिएगा कैसे आप लिखते हैं कंपाउंड को, ठीक है। तो NH3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो है, ये एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये NH4Cl बना लेगा। क्या बना लेगा, NH3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक H जो है ये H3 के साथ एक H जुड़ जाएगा और NH4Cl एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये हमने कवर किया अभी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड वाला, और इससे ना यार बोर्ड के न्यूमेरिकल आते हैं यार, डेफिनेटली आप इसको ना याद रखिए, ठीक है। और ये जो है दूसरा कि अमोनिया जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड से तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। पूछ देगा ऐसे बोर्ड में कि जब अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड। और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सिंपली फार्मूला भी आपको याद करना पड़ता है। तो अमोनियम का फार्मूला होता है NH4Cl, ठीक है, और ये यहाँ आपका रहा रिएक्शन, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़े। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली खत्म कर लिया है, अब बारी आई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। जरा सा पढ़े, डीकम्पोजिशन का पहले मतलब समझो। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। टूटना मतलब कि सिंपली यह क्या होगा, पीछे जो है वो कंबाइन हो रहे थे यानी कॉम्बिनेशन हो रहा था, और आगे जो है यहाँ डीकम्पोजिशन का मतलब कि टूटना, मतलब कि सिंपली एक सब्सटेंस जो होगा वो दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा, बस सिंपल सा चीज है। तो जैसे रिएक्शन का जो है, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन पढ़ूं तो दो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप मतलब टूटना, स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, इनको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यार कितनी गलतियां हुई है आज स्लाइड्स में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेटली अगली बार से मैं स्लाइड को पर्सनली चेक करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए आप, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मैं खुद पर्सनली अगली बार से पूरा इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, तभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक। ओके, अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, है ना। डेफिनेटली यार सिंपल से एग्जाम्पल पहले देखें, फिर हम एडवांस देंगे कि क्या ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आओ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा जिसमें क्या होगा कि मान लो अगर कोई A है, ये टूटेगा B प्लस C में, ठीक है। मतलब कि एक कोई सब्सटेंस होगा वो दो सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं एग्जाम्पल लें। अगर पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2 में, ठीक है।
तो सिंपली है ये जो है, ये हमने क्या किया, ये हमारा एक कंपाउंड था, एक सिंगल सब्सटेंस था, और इसको जब मैंने हीट किया तो ये दो में टूट गया। तो ये हम क्या कहेंगे, ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों ये दोनों प्रोडक्ट है। और ये जो पूरा टोटल रिएक्शन हुआ है इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि डीकंपोज हुआ है। डीकंपोज का मतलब टूटा है, मतलब CaCO3 जब हम हीट किए हैं तो टूट गया है CaO और CO2 में, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा पहला क्या हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। और ये जो है, इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। सर थर्मल डीकंपोजिशन क्यों बोलते हैं? थर्मल का मतलब क्या? हीट, और डीकंपोजिशन का मतलब क्या? टूटना। यानी कि वो रिएक्शन जब हम हीट दिए हैं तब हुआ है। यानी कि देखो, अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर मैं हीट ही ना करता तो क्या ये टूटता? नहीं टूटता सर। तो हमने क्या किया है, रिएक्शन में हीट दी है, यानी कि वो रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जो क्या हो, जो हीट के प्रेजेंस में कैरिड आउट हो। यानी डोज रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, डोज रिएक्शन विच इज कैरिड आउट, आप इसको लिख लीजिएगा, विच इज कैरिड आउट बाई हीट। यानी ऐसा रिएक्शन जो हीट देने पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। यानी ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो अगर हम हीट दें तब हो, है ना। देखो यहाँ CaCO3 डीकंपोज हुआ है CO में, कब हुआ है? जब हम हीट दिए तब। अगर मैं हीट नहीं देता तो क्या होता? नहीं होता। तो ऐसा दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाई हीट। यानी ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट देने पे हुआ हो, ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल, सिंपल बेसिक एग्जांपल था डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे स्लाइड पे, ठीक। अब हमारा स्लाइड में आगे हमारे जो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं, दो नहीं, अभी तो फिलहाल तो दो दिख रहे हैं स्लाइड में, आगे देखते हैं और कितने हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया वो आया, फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ओहो कितने एडवांस टर्म है बच्चों। आपको मैंने फिर से बता दूं, है ना, कि आपको ये सब याद करना है कि फार्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट का फार्मूला याद भी नहीं करेंगे तो आप बनाना सीख लीजिए। क्रिस क्रॉस मेथड होता है जो 9th में डेफिनेटली पढ़ाया जाता है, इसलिए कहा था कि 9th का बेसिक पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट डाउन में कमेंट कीजिए, मैं लेके आऊंगा वीडियो, ठीक है। मैं पर्सनली लेके आऊंगा वीडियो और आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको आप बस देखते जाइए, बस आप दिमाग में उतार लीजिए। यही कुछ फिक्स रिएक्शंस ही हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। तो जो आया पहला एग्जांपल वो आया, फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इट डीकंपोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट को हम FeSO4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? FeSO4। जब हम FeSO4 को हीट करेंगे, है ना, तो किस में टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके समझाता। देखो फिर से क्या बोल रहा है कि FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है Fe2O3, है ना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब देखो नाम ही है डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन और डाई मतलब कि दो, तो ऐसे याद कर लो। अगर सल्फर डाइऑक्साइड लिखा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा होगा मतलब S, और डाइऑक्साइड का मतलब कि दो ऑक्सीजन, डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब फिर से ऑक्सीजन, और ट्राई मतलब कि तीन, यानी कि सल्फर S और कितने ट्राइऑक्साइड मतलब SO3। देखो सिंपली याद हो गया ना। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आज से आपको याद रहेगा कि SO3। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि दो ऑक्सीजन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें क्या कह रहा है, जब भी हम फेरस सल्फेट को, बस याद रख लीजिए आप इस रिएक्शन को, कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, और क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब डेफिनेटली ये हमारा सॉलिड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ये भी हमारा एक गैस है, ये भी हमारा एक सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये पहला
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और बताओ क्या ये थर्मल डीकम्पोजिशन है? बिल्कुल है सर, क्योंकि देखो मैंने हीट किया है तभी है। तो ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो FeSO4 को जब हम स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा हीट देके जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, फिर किस में टूटता है? सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर किस में टूटता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड में। और यही देखो मैंने यहाँ रिएक्शन में लिखा भी है। ठीक है, मिटा दो इसको तो देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये वाला रिएक्शन मैंने ये लिखा है कि FeSO4 यानी जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो हमको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हुआ इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन जनरली लैब में किया जाता है। ठीक है, ये लैब में किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये खतरनाक रिएक्शन होता है, इसलिए लैब में अच्छे सिक्योरिटी के साथ इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो लैब में हमने क्या किया, बर्नर है यहाँ, आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता। ठीक है, ये बर्नर देखो आपको बर्नर दिख रहा है यहाँ, ये बर्नर है। ठीक है, इस बर्नर पे मैंने एक ट्यूब लिया है ना, ये बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब, इसको होल्डर बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर देखो मैंने FeSO4 का क्रिस्टल लिया है ना, छोटे छोटे टुकड़े FeSO4 के यहाँ डाल दिए और मैंने बर्नर से देखो इसको हीट करना शुरू कर दिया। जो ही मैं हीट करना शुरू किया तो इसके अंदर से देखो दो गैसेस बाहर निकली ऐसे, एक SO2 निकला और एक SO3 निकला। तो एज ए प्रोडक्ट में हमको एक SO2 मिला, एक SO3 मिला। ठीक है, और ये जो जब इसको हम हीट करते रहेंगे तो जो FeSO4 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। यानी FeSO4 जब हम कंटिन्यूअस हीट करते रहे तो साथ में दो गैसेस भी निकली और ये जो हीट हो गया थोड़ी देर बाद ये क्या मिला हमको? Fe2O3 बन के हमारे साथ बाहर रिएक्शन में मिला है। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट हमको मिला। ठीक है, तो फेरस और सल्फेट जो हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, बोर्ड्स में सीधे सीधे ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, कि जो गैस निकली वो कौन सी गैस निकली? तो आप डेफिनेटली अगर आपको याद रहेगा रिएक्शन आप देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ गैस बाहर निकलता है। ठीक, आ जाओ अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन से वो आप यहां देखिए। ठीक है, पहला क्या है? हीटिंग फेरस सल्फेट थ्रू बॉइलिंग ट्यूब। पहला काम हमने क्या किया कि फेरस सल्फेट को क्रिस्टल लिया और हीट कर दिया। मैं मिटाता, ठीक है, अच्छे से देखो। पहला चीज क्या किया हमने, फेरस सल्फेट को हीट कर दिया बर्नर के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। जब हम इस फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका जो कलर है वो पहले व्हाइट में चेंज होता है। क्या होता है? पहले व्हाइट में चेंज होता है और फिर जो व्हाइट कलर होता है वो फिर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आप बड़े क्लास में आ गए हो, सीनियर क्लास में आ गए हो, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने के लिए पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए कि जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर ग्रीन कलर होता है। पहले ये ग्रीन कलर व्हाइट में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो व्हाइट जो है ये बाद में ब्राउन में कन्वर्ट होता है। तो कलर भी पूछ देता है कि बताओ ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका ग्रीन कलर है और रिएक्शन करने के बाद वो व्हाइट होता है फिर ब्राउन में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरा नोट्स में डाल दिया है। आप सीधे सीधे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दोबारा एक बार आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पूरा डाल दिए हैं। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा भी दिया। एक आखिरी पॉइंट बचा, उसको भी देख लो कि अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ से ना ये जो धुआं आपको निकलेगा, अगर आप इसको स्मेल करोगे तो एक जलता हुआ धुआं आपको थोड़ा सा, जब आप इसको स्मेल करेंगे तो एक जलता हुआ स्मेल आपको स्मेल होगा। उसके पीछे का रीजन सिंपली यही है कि वो उसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्टेन्ड किसकी वजह से आया? वो बर्निंग जो स्मेल आया वो किसकी वजह से आया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उस टेस्ट ट्यूब में उसके वजह से आया। ठीक है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस पूरे नोट्स में यहाँ तक डाल दिया है। ठीक है, अगर आप इतना अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेते हो और आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है ना, तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, तो आप रिएक्शन को याद रखिएगा। ठीक है, कलर्स को याद रखिएगा और क्या क्या हुआ रिएक्शंस में ये पूरा ऑब्जर्वेशन मैंने ये वाले इस कॉलम में पूरा डाल दिया है। ठीक है, तो पहला हमने जो था इंपॉर्टेंट उसको खत्म कर लिया। ठीक है, दूसरा आया लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है, एंड इट ब्रेक टू फॉर्म कार्बन लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो इसमें भी क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ? लेड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या ये मैं इसके पीछे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपको सारे कंपाउंड के फार्मूले क्लास 9 में कैसे बनाते हैं ये बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जाइए देखिए, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो PbNO3 होल ट्वाइस इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब इस लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे, बहुत ही स्ट्रांग हीट करेंगे, तो वो टूटेगा किसमें? लेड मोनोऑक्साइड में, जिसको PbO
CO लिखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जिसको NO2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन जिसको O2 लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हमने देखा कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो PbO में टूटेगा, NO2 में टूटेगा और O2 में टूटेगा। क्या बोलते हैं, देख लिया हमने, मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी देखो तो क्या एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? बिल्कुल है सर। इसमें एक सब्सटेंस दो सिंपलर सब्सटेंस में टूटा है। देखो यहाँ इसमें ये एक है, ये दो में टूट गया, एक्चुअली तीन में टूट गया, PbO, NO2 एंड O2। ठीक है, तो एक सब्सटेंस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा अगर सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं तो उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये भी हीट के प्रेजेंस में हुआ है, तो इसको भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है यार, याद करना है, बाय हार्ट चीजें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बाय हार्ट चीजों को याद करते जाना है। ठीक, अब ये जो रिएक्शन हुआ, ये देखो यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करूं, अगर जूम करके आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जूम करूं तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, ये जो लेड नाइट्रेट है, देखो यहाँ मैंने बर्नर पे लेड नाइट्रेट को यहाँ से बर्न करना शुरू किया। ये हमारा बॉइलिंग ट्यूब है। अब इस बॉइलिंग ट्यूब के बाहर जो है ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, यानी NO2। ये जो है ये NO2 सिंपली एक गैस है, और जब हम इसको बर्न करेंगे, जब हम इसको यहाँ बर्नर से हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, देखो यहाँ, तो ये क्या करता है, बाहर एक गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, और उसका जो गैस का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा। तो यहाँ से भी CBSE क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राउन फ्यूम कब आता है, तो कब आता है, जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से ही ब्राउन फ्यूम्स आता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही ब्राउन फ्यूम्स आता है। ठीक है, तो सिंपली ये जो हमारा रिएक्शन है ये भी हमने देख लिया अभी कि जो अगर हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है ना, लेड मोनोऑक्साइड में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है। और यहाँ ये जो फिगर है इसमें आप कंप्लीटली देख भी सकते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, तो पहला ये पता चला कि जो कलरलेस कंपाउंड होता है ना, लेड नाइट्रेट एक कलरलेस कंपाउंड होता है। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है कलरलेस है। ठीक है, ये हमारा है लेड नाइट्रेट। अब इस लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट कर दिया तो हमको क्या मिला, क्या मिला, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया तो हमको मिला क्या, ये मिला हमको लेड मोनोऑक्साइड। और लेड मोनोऑक्साइड जो होता है, ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीट करने के बाद येलो कंपाउंड होता है। क्या होता है, येलो कंपाउंड, येलो कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो हीट करने के बाद जो है कलरलेस जो हमारा ये नाइट्रेट था, है ना, हीट करने के बाद, है ना, जो हमारा लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था वो अब येलो कलर का हो गया। क्या हो गया, एक येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको, ठीक है, लेड नाइट्रेट बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। जो येलो वाला आपको कंपाउंड मिला है ये क्या हुआ, लेड नाइट्रेट कलरलेस था पहले, जब हीट कर दिया तो वो येलो कलर में हमको दिखने लगा। ठीक है, तो ये भी पूछ देगा कि जो लेड नाइट्रेट जो होता है वो कौन से रिएक्शन में, है ना, कौन से रिएक्शन में येलो कलर का हो जाता है। जब आप बताएंगे कि जब आप लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे, है ना, तो जब हम हीट करेंगे तो इसका जो कलर होता है, कलरलेस जो लेड नाइट्रेट था वो अब येलो कलर में आ गया, वो अब येलो कलर में आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पता चली कि ब्राउन कलर की जो फ्यूम निकला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, किसकी वजह से आया है ब्राउन कलर का फ्यूम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकला था, अभी मैंने देखा बताया जो अभी। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकला है उसके वजह से ब्राउन कलर का फ्यूम भी उस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इस दूसरे वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर हैं जो यहाँ है। ठीक है, तो आप बस इतनी चीजें स्लाइड में जितनी है बस इतनी चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए, और मेरा बताया हुआ तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आप रिवाइंड कीजिए, चीजों को देखिए। ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर आपका काफी लंबा हो चुका है, तो आगे की चीजें हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप सभी को ये चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हमने काफ़ी चीज़ें आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाली चीज़ें देखी हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यार मोर देन सफिशिएंट है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे इस पूरे लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी आप बहुत ही आसान तरीके से, है ना, जो भी लिखा हुआ है आप सिंपली उसे लिख लीजिए। सारी चीज़ें मैंने नोट्स में भी डाल रखी है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप शॉर्ट नोट्स भी इससे बना सकते हैं। थैंक फॉर योर पेशेंस, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।